हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका आपे के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। आज हम क्लास +1 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन ऑफ एटम भी हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज उसी कड़ी में जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे किया था, उसके अंदर जो पार्टिकल आया था, इलेक्ट्रॉन आया था, उसी के हमें आगे और कंटिन्यू स्टडी करनी है। उस पर चार्ज टू मास रेशो निकालना है, उस पर चार्ज निकालना है। तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसका पार्ट नंबर 2। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लें, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आए। तो आज हमें निकालना है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिखने को हम ऐसे लिख सकते हैं E/me। देखो वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज टू मास रेशो की अगर बात की जाए तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई मास को हम M से डिनोट करते हैं, तो लिख सकते हैं Q/m। पर यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए E रखा गया है और M हो गया मास, सब्सक्रिप्ट इसका E लिखा है। देखो M के नीचे छोटा सा E लगा है, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकालना है। चार्ज ऊपर लिख देंगे, मास नीचे लिख देंगे, तो हो गया चार्ज टू मास रेशो। देखो इसमें कैसे करना है। In 1897, British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge to mass of electron by using cathode ray tube। सबसे पहले ये जो चार्ज टू मास रेशियो की जो वैल्यू है कितनी फाइंड आउट होगी, इसकी वैल्यू निकालना किसने बताया? J.J. थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी J.J. थॉमसन ने। तो आपसे पूछ ले कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो भी आपका आंसर आएगा J.J. थॉमसन। और चार्ज टू मास रेशो किसने कैलकुलेट किया, तो भी आपका आएगा J.J. थॉमसन। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। 3D टाइप हो तो अच्छा समझ में आता है इसमें, बट आप थोड़ा सा कोशिश करना, समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब हुआ करती थी जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। और अगर इस ट्यूब की बात करें तो इस ट्यूब के अंदर 2 रोड हुआ करती थी, जिन रोड को हमने बोला इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट थी उसको हमने बोला कैथोड। नेगेटिव से कनेक्ट है उसको हमने क्या नाम दिया? कैथोड। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया? एनोड। जब प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं और हाई वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाइड कर देते हैं, तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक रे प्रोड्यूस होती है, जिस रे का नाम रखा कैथोड रे। अब क्या करते हैं, इस एनोड के जो एनोड इलेक्ट्रोड इसमें होल क्रिएट कर लेते हैं, और होल क्रिएट करने से क्या होगा कि आपकी ये जो कैथोड रे ये बाहर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब देखो ये इसके पाथ के भी परपेंडिकुलर होगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आप कह सकते हो कि इस लाइन के ठीक ऊपर, यानी स्क्रीन के ऊपर की मैं बात करूं, ठीक इसके ऊपर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। तो एक पोल जो है, चाहे नॉर्थ या साउथ, आप कौन सा भी एज्यूम कर सकते हो, एक इस ठीक लाइन के ऊपर आ जाएगा। आप स्क्रीन को देख रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर की तरफ आ जाएगा, और एक जो है वो आपके पास ठीक इस लाइन के पीछे आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, पाथ के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एक स्क्रीन। यहाँ पर आए तो ये स्क्रीन, यहाँ एक स्क्रीन लगा देंगे, और स्क्रीन पर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कैसा कैसा आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार का डिफ्लेक्शन आपको शो हो रहा होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपके पास 2 रोड हैं, या कह सकते हैं 2 प्लेट हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक को हमने कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव से, एक को कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव से। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है उसका नाम रखा है हमने कैथोड,
पॉजिटिव से कर रखा है उसका नाम रखा है मैंने एनोड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ठीक देखो, लाइन के ठीक पीछे नॉर्थ पोल है और ठीक इसके आगे फ्रंट की तरफ देखे, ऊपर की तरफ देखे तो साउथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो आपको अब दिखाई दे रहा है, ये जो है वो आपके पास क्या है, स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। चाहो तो आप इसको बोल सकते हो जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोल सकते हो, यानी एसी की बनी है। और ये आपको पता है ये क्या है, मैग्नेट है। ये क्या आपके पास मैग्नेट है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, जैसे ही आपने ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम किया और वोल्टेज हाई रखा, तो आपके पास गैस कंडक्ट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो रे ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ से हुई थी, कैथोड पे हुई थी, और किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। उस रे को हमने क्या बोला, कैथोड रे बोला। अब देखिए, होल करके हमने इसको पास करवा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तीन केस आएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लिखेंगे। फर्स्ट, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ओनली क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास ये कहाँ पे मिलेगा, जो आपकी रे है वो ऑब्टेन होगी एट पॉइंट ए पर। तब तो आपको कहाँ पे मिलेगी, एट पॉइंट ए पे मिलेगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं, जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको, एट पॉइंट सी पे मिलेगी। ये बात समझ में आई। ये जो सी है, सी आपका नीचे की तरफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये तो बस हमें 2D बनाया डायग्राम तब दिख रहा है। अब नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बताया था, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देखी, तभी समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब आप कैथोड रेज पर जो पार्टिकल निकल रहे थे, कैथोड रे में जो पार्टिकल निकल रहे थे, उन पार्टिकल पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती थी। तो मान लीजिए ये जो प्लेट दिख रही है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो ये जो कैथोड रे पार्टिकल है इनमें, उस पर नेगेटिव चार्ज ये पहले हम देख चुके हैं। तो किसकी तरफ मुड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ेगी। और पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जब मुड़ेगी, डिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब कहाँ पे जाके मिलेगी आपको, ए पे जाके मिलेगी। और जब हम ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे कैथोड रे पार्टिकल पे, तो हमने देखा था कि रे डिफ्लेक्ट हो गई थी टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। अब तो नॉर्थ तो ठीक आपको क्या रहेगा, रेड लाइन की ठीक पीछे रहेगा, यानी हमारी स्क्रीन के ठीक नीचे की तरफ की बात करें हम तो वहां रहेगा, तो ये उस तरफ चला जाएगा और वो आपको पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, आपको सी पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, सी पे मिलेगा, ठीक है। और जब आपके पास दोनों ही एब्सेंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो आपको पता है कहाँ पे जाके मिलेगी आपको, एट पॉइंट बी पे मिलेगी। क्योंकि जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी चलती है। ये तो डिफ्लेक्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये कैथोड रे एंड डेविएटेड रहेगी, एंड डिफ्लेक्टेड रहेगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, वो सीधी जाएगी कहाँ पे मिलेगी, पॉइंट बी पे मिलेगी। तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ नॉर्मल मैं आपको बात बताऊं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। मान लीजिए इस कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल आ रहा है, उस पार्टिकल पे डेफिनेटली कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, तो बताइए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। सोच लीजिए, आप अपना आंसर सोच लीजिए क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देता हूं, तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो आपने अब तक आंसर सोच लिया होगा और मुझे लगता है कि सभी का आंसर सही भी होगा कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। समझ आ गई बात, जब आप मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे। दूसरी बात, अगर इसी प्रकार अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हो तो ये नॉर्थ की तरफ चली जाएगी। तो ये दो आपके फैक्टर हो गए, किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और सुनिए, इस पे भी डिपेंड करता है, अगर इस पे जो पार्टिकल आ रहे हैं, यानी जो पार्टिकल आ रहा है कैथोड रे जो पार्टिकल है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस पर भी डिपेंड करता है। कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अगर ये नेगेटिव ज्यादा है तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक किस पे डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। और हम उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कि ना तो ये ए की तरफ जाए ना ये सी की तरफ जाए, सीधा कहाँ पे चला जाए, ये बी की तरफ चला जाए। ना तो ये ए की तरफ जाए ना ये सी की तरफ चला जाए, और किसकी तरफ चला जाएगा, ये सीधा बी की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से एडजस्ट करना है। हायर क्लासेज में जाओगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे भी, ठीक है, बीएससी में आपको ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या ऑन द पार्टिकल। अभी हम बात नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हो हम कि वो पार्टिकल, क्या बोला था हमने, पार्टिकल का नाम पिछली वीडियो में रख दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। ग्रेटर इज द इंटरेक्शन, अच्छा दो बार आज का होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा दो बार रिपीट हुआ है लगभग, विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो पहली बात ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ग्रेटर इंटरेक्शन होगा। यानी पहला पॉइंट कौन सा है, समझा देता हूं मैं ये वाला पॉइंट पहले, ये जो पार्टिकल आ रहे हैं, इस पार्टिकल पर जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो ज्यादा होगा तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा इंटरेक्ट होगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। द मास ऑफ द पार्टिकल, अब जो पार्टिकल आ रहा है यानी कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल है, अगर वो लाइटर द पार्टिकल है तो ग्रेटर द डिफ्लेक्शन होगी। अगर वो पार्टिकल हल्का है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हैवी है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा तो भी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे ही डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया भी है, देखिए जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या को बढ़ाना, यहाँ पे चार्ज को इंक्रीज करना, और चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का मतलब यहाँ पे एक बड़ा मैग्नेट का यूज करना, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो नॉर्थ पोल की जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो भी आपके पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइटर पार्टिकल होगा, हल्का होगा तो डेविएट ज्यादा होगा, ठीक है, भारी पार्टिकल होगा तो डेविएशन कम होगा। इस बात को भी ध्यान रखें। By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path followed as in absence of electric or magnetic field। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर जब मैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तब तो कहाँ पे आता है, पॉइंट ए पे आता है। जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तब कहाँ पे मिलता है हमें, एट पॉइंट सी पे स्क्रीन पर स्पॉट प्रोड्यूस होता है। और जब ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना ही मैग्नेटिक फील्ड हो, मींस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमें वो कहाँ पे मिलता है, एट पॉइंट बी पे मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ब्लेस इस तरह से करेंगे कि आपको वहां पे कहाँ पे मिले, एट पॉइंट बी पे मिले, यानी ऐसा लगे कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बी पॉइंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि बाय केयरफुली ब्लेसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, it is possible to bring back the electron to the path flowed as in absence of electric or magnetic field. They hit the screen at point B by carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength और magnetic field strength। यानी अब तीन आपको बातें ध्यान रखनी है। जब हमने कैरी आउट कर लिया, एक्यूरेट मेजरमेंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो हमने ऑब्जर्व की उस पर बाय द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर जो कैथोड रे पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो आपका इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो यहाँ पे नाम यूज कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन। ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा जिसका आपके पास कोई रोल नहीं है, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि ये जो E/m आएगा, चार्ज टू मास रेशियो आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 1.7588820 इंटू 10⁻11। ये ठीक कर लेना, ये पावर है, ठीक है ना, 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इतना आपका चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा। मैं नीचे लिख दिया पीपीटी में, जो आपको 1011 दिख रहा है, ये 1011 नहीं है, ठीक है, ये है 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलो। तो ये आप एक डायरेक्ट आंकड़ा याद रख सकते हो। कैसे कैलकुलेट किया, किस एक्सपेरिमेंट की सहायता से किया गया, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव में आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्या आया, चार्ज आया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन एक साइंटिस्ट का नाम है, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हो। ठीक है, तो R.A. मिलिकन devised a method known as oil drop experiment to determine the charge on electron. Oil drop experiment यूज किया गया to determine the charge on electron. He found that charge on electron to be negative 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. The present accepted value of electric charge is negative 1.6022 into 10⁻⁻19 coulomb. जो प्रेजेंट आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कितनी है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो आपके पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। देखो, एक तो हमें वैल्यू पता है चार्ज की, और एक चार्ज टू मास रेशियो। अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड कर दूंगा। देखिए कैसे, चार्ज डिवाइड बाई चार्ज टू मास रेशियो, डबल डिवाइड हो गया तो मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यही तरीका हमारे पास मास निकालने का। ये एक अच्छा तरीका होता है आपके पास मास निकालने का, क्योंकि जब चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो पता है तो कैसे निकाल सकते हैं मास, चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज टू मास रेशियो से। चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज टू मास रेशियो से, तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास मास निकल जाएगा। तो देखिए, अभी हम बात करें उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, तो मास इज इक्वल टू चार्ज तो कितना आ चुका है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ चुका है, डिवाइड बाय चार्ज टू मास रेशियो देखिए कितना है, 1.75 ले लेता हूँ। 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, पर किलोग्राम था यानी किलोग्राम इनवर्स था, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी यूनिट भी आ गई है किलोग्राम, तो मास भी आ जाएगा, और वो कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना आ जाएगा बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार, जस्ट ए मिनट। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना भी आना चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which have 1 unit negative charge। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होना चाहिए। इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो हैज ए मास which is equal to 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल, सब का मतलब छोटा, एटॉमिक मतलब एटम से छोटा, तो ये एक एटम से छोटा पार्टिकल है जिस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है, या 1 यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है, इतना याद कर लो बस। नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। 1 यूनिट चार्ज का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी वैल्यू को बार बार इतना ना लिखकर हम इसको ही क्या लिख देंगे, ई भी लिख देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम ई भी लिख सकते हैं, और ये होता है 1 यूनिट चार्ज। जैसे देखिए, मान लो आपके पास Cl है, क्लोरीन ने मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl नेगेटिव आ गया। अब आपसे पूछा जाता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपके पास, आप बोल देते हो, आपका आंसर आता है -1, जो कि बिल्कुल गलत है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1 नहीं है,
-1 बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली गलत आंसर दे रहे हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब -1 यूनिट है। क्या है? -1 यूनिट, ऐसे बोलो। और आपको पता है -1 यूनिट का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी प्रकार फिर से देखिए, मैं अगर एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब आपसे पूछे कि चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन पे चार्ज कितना है, ठीक है ना, इस आयन पे चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे कि -2 है जी। तो -2 आप गलत बोल रहे हो, -2 नहीं है ये, -2 यूनिट है। -2 की यूनिट, चार्ज की अगर यूनिट में निकाला जाए, कुलाम में निकाला जाए, तो आपको पता है -2 इंटू 1 यूनिट पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किए तो 2 कैसे हो गया? फिर इसका मतलब इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है। तो हम जो पढ़ते हैं सीधा हम बोल देते हैं कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज। ये जो 3 पॉजिटिव हम यूनिट के अंदर बोल रहे हैं, किसके अंदर बोल रहे हैं? यूनिट के अंदर बोल रहे हैं। एक्चुअल में इस पे चार्ज कितना है? तो जितना आपका यूनिट है उस यूनिट को मल्टीप्लाई करना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोला तो माइनस का साइन लगा देना, मतलब नेगेटिव साइन लगा देंगे, और पॉजिटिव बोला तो हम क्या लगा देंगे? पॉजिटिव लगा देंगे। और ये जो मास है वो मास भी बहुत ही कम है। ये कहते हैं कि 1 में 1837 टाइम्स 1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन के 1837 टुकड़े कर दें। मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। कई बुक में 18 कुछ और भी लिखा हो सकता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना हल्का होगा ये 1 में 1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, इतना कम होता है। यानी हाइड्रोजन एटम के 1837 टुकड़े कर दूं तो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जो चार्ज हम जो बोलते हैं ज़्यादातर, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, ये यूनिट के अंदर होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे tube led to the discovery of particle carrying positive charge also known as canal rays। अब जो ये जो जैसे एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कैनाल रेज को हम क्या बोल सकते हैं? एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि जो गोल्डस्टीन था, उस गोल्डस्टीन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास इस ट्यूब के अंदर, अब ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कैथोड से एनोड अगर आपके पास एक रेज आ रही है, तो ठीक इसके पीछे एक रे आपकी एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है। और एनोड से जो कैथोड की तरफ जा रही है, ये मान लीजिए आपका कनेक्ट था किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, और ये कनेक्ट था किसके साथ? नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव वाले को हमने बोला था कैथोड, और पॉजिटिव वाले को हमने बोला था एनोड। तो अब इस बार क्या है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। जब एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है तो उस रे को हम क्या बोलेंगे? एनोड रेज बोलेंगे, ठीक। ये जो इसके अंदर कौन से पार्टिकल है? उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसमें कौन से? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और इसकी भी अगर हम बात करें तो कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए, आपकी मान लीजिए ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे 2 रोड है। एक को कनेक्ट कर रखा था हमने नेगेटिव से, दूसरे को कनेक्ट कर रखा था हमने पॉजिटिव से। पॉजिटिव से कनेक्ट था, उसका नाम रख दिया हमने एनोड। नेगेटिव से कनेक्ट है, उसका नाम रख दिया था हमने कैथोड, ठीक है। पहले तो हम देखा कि कैथोड से एक एनोड की तरफ रेज आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है, जिसका हमने नाम रखा एनोड रेज। अब ठीक वैसे ही हम जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की बात की थी, ठीक वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे की बात कर लेते हैं। पहला अगर पॉइंट आप ध्यान से देखो, पहला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, तो पहला पॉइंट तो वही आएगा कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे पता चला? और स्ट्रेट लाइन में कहाँ से कहाँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
अब ये कैसे पता चला कि एनोड टू कैथोड जा रही है? तो वही बात, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसकी जो शेडो है वो कहाँ पे बनेगी? उसकी शेडो ऑब्टेंड होगी हमें एट कैथोड पे। इससे पता चल जाएगा, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट लिखवा रहा हूँ। तो जो जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे निकाला था, ठीक वैसे ही हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे निकाल रहे। जैसे ठीक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, तो इसलिए पहली वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद मैकेनिकल इफेक्ट भी है। तीसरा क्या है? इसका मैकेनिकल इफेक्ट भी है। मैकेनिकल इफेक्ट में क्या बोला था आपको कि जब इसके अंदर एक पेडल व्हील रखा था, कौन सा व्हील रखा था? एक छोटा पेडल व्हील रखा था। तो पेडल व्हील क्या करना स्टार्ट कर दिया था? पेडल व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे ये पता चलता है कि ये जो रे है, रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो ठीक ऐसे ही एनोड रे में भी हुआ कि जब हमने इसमें पेडल व्हील रखा तो पेडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? पार्टिकल। और चौथा, अगर हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक तरफ हम ले आए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ले आए पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक तरफ लगा दिया हमने नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो ये जो एनोड रे सीरीज आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गई किसकी तरफ? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। जबकि जो कैथोड रे थी वो किसकी तरफ हो रही थी? पॉजिटिव की तरफ। और हमें ये पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर ये नेगेटिव की तरफ आई है तो जो पार्टिकल उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्लियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी भाई? डिफ्लेक्ट होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक, इसी प्रकार जब हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जब हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपकी कैथोड रे थी वो तो डिफ्लेक्ट हो रही थी एनोड, वो तो डिफ्लेक्ट हो रही थी नॉर्थ पोल की तरफ। तो एनोड रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी किसकी तरफ? डिफ्लेक्ट टुवर्ड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। वो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट का साउथ पोल है उसकी तरफ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया साउथ पोल, ऊपर लगा दिया मैंने नॉर्थ पोल, ठीक है ना? तो ये साउथ पोल की तरह ही डिफ्लेक्ट हो। हाँ, एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हो, नो हीटिंग इफेक्ट। जबकि कैथोड रे में हीटिंग इफेक्ट था। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज की अलग है। ठीक है, नो हीटिंग इफेक्ट, कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं था। यानी गोल्ड फॉइल को रखा हमने, जब कैथोड रे के बीच में रखा, जब कैथोड रे जा रही थी उसके बीच में अगर हमने गोल्ड फॉइल रखा तो हमने देखा था कि गोल्ड फ्लो जो है, गोल्ड फॉइल जो थी वो आपकी चमकना स्टार्ट कर दिया था। गोल्ड फॉइल जो थी वो चमकना स्टार्ट कर दिया था। जबकि यहाँ पे अगर हम गोल्ड फॉइल को रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नो हीटिंग इफेक्ट। और उसमें क्या था कि जो प्रत्येक गैस के लिए चार्ज टू मास रेशो सेम आ रहा था। ध्यान से सुनिए, कैथोड रेज की मैं बात करूं, कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशो सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए सेम आ रहा था। जबकि इसमें अगर मैं बात करूं एनोड रेज के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। एनोड रेज के लिए जो चार्ज टू मास रेशो है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इनका भी वैसे ही निकालना है चार्ज टू मास रेशो, सेम वही एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो हम यहाँ पे कौन सी गैस के लिए निकालेंगे फिर चार्ज टू मास रेशो? हम चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे फिर हाइड्रोजन गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए निकालेंगे बच्चों? हाइड्रोजन गैस के लिए निकालेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंस हैं। फिर से सुन लीजिए, स्ट्रेट लाइन वाला तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे चल रही थी, स्ट्रेट लाइन में ये चल रही है। वो कैथोड से एनोड थी, ये एनोड से कैथोड है। जब उस कैथोड रे में ऑब्जेक्ट को रखते थे तब तो उसकी शेडो एनोड में बनती थी, और एनोड रे के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी शेडो कैथोड में बनती थी। मैकेनिकल इफेक्ट उसका भी था, मैकेनिकल इफेक्ट इसका भी। जब कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट होती थी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एनोड रे पर तो फिर वो एनोड रे डिफ्लेक्ट होती है नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। कैथोड रे पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट होती थी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की तरफ, जबकि एनोड रे डिफ्लेक्ट होगी साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की तरफ। कैथोड रे का हीटिंग इफेक्ट था, गोल्ड फॉइल को रखा जो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और चार्ज टू मास रेशो जब निकालते हैं कैथोड रे का, वो कौन सी भी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कौन सी भी गैस की हम बात करें, एनी गैसेज या सभी गैसेज के लिए मैं बात करूं तो उसका जो चार्ज टू मास रेशो था वो सेम आता था। जबकि एनोड के केस में अगर हम जब चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे, कैथोड रे ट्यूब जैसे एक्सपेरिमेंट किया था ठीक वैसे ही करें,
तो ये अलग अलग आता है अलग अलग गैसेज के लिए। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू याद रखनी है, हमें वैल्यू याद रखनी है हाइड्रोजन गैस के लिए। Unlike cathode rays, the positive charge particle depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube। तो अब कितना पॉजिटिव चार्ज है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसेज आयंस। तो ये जो संख्या है वो अलग अलग होती है क्योंकि प्रोटॉन कम ज़्यादा होते हैं ना, अलग अलग के अंदर अलग अलग होंगे। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। तो देखो चार्ज टू मास रेशियो मैंने बोला डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेज के लिए। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे है जो मल्टीपल में, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पे होता है, जैसे है ना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके मल्टीपल में होता है। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁹ के मल्टीपल में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपको चार्ज देखने को मिलता है। The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron और cathode rays। जो बिहेवियर है इस पार्टिकल का इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट है। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे या कैथोड रे पे अप्लाई करते थे तब तो वो डिफ्लेक्ट होती थी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, जबकि एनोड रे डिफ्लेक्ट होगी नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, ठीक है ना। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो कैथोड रे तो डिफ्लेक्ट होती थी नॉर्थ पोल की तरफ और एनोड रे डिफ्लेक्ट होगी साउथ पोल की तरफ। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। जो सबसे छोटा और सबसे हल्का जो पॉजिटिव आयन मिला हमें वो किससे मिला, हाइड्रोजन से मिला, और उसी का नाम रख दिया हमने क्या, प्रोटॉन। उसी का नाम क्या रख दिया हमने, प्रोटॉन। ठीक है, वैसे ही हम चार्ज टू चार्ज मास रेशो निकालेंगे। इसका जो चार्ज टू मास रेशो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में जो चार्ज टू मास रेशो आया वो कितना आया वो देख लीजिए। उसकी वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10 पावर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ चलो, 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। और जब चार्ज निकाला तो चार्ज कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, यानी पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें मास निकालना है तो वही तरीका होगा। मास कैसे निकालेंगे, चार्ज को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड कर देंगे। जब चार्ज को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करें, चार्ज तो कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, डिवाइड बाय चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू मैंने कितनी बताई, सॉरी ये ठीक करे भाई, ये तो मैंने इसका मास लिख दिया था। चार्ज टू जो मास रेशियो की वैल्यू है हाइड्रोजन गैस के लिए देखिए कितनी है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए आएगी 9.58 इंटू 10 पावर 7, 9.58 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू आएगी बच्चों। ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो 9.58 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा। इससे कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब डेफिनेशन लिख सकते हैं किसकी, प्रोटॉन की। कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। प्रोटॉन, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, it is a subatomic particle which have one unit पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है तो लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम के बराबर, एंड आल्सो हैज मास विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। ये जो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल, ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, ये जो मास है वो किसकी इक्वल है, एटम ऑफ हाइड्रोजन की इक्वल है। ठीक है ना, ये किसकी इक्वल है, ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना हाइड्रोजन एटम का मास है उतना ही। जैसे आप मैग्नीशियम की बात करते थे, मैग्नीशियम के लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन 2 लॉस कर देते हैं, Mg2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाता है कि इस आयन पे कितना चार्ज है,
तो आयन पे जो चार्ज आप बोलते हैं 2, तो इसका मतलब 2 नहीं बोलना है, इसको बोलना है +2 यूनिट है, या तो बोलो +2 यूनिट है। अगर कुलाम में निकालना है तो +2, और 1 यूनिट पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कुलाम, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कुलाम। आपको हमेशा ऐसा ही वर्ड यूज करना है, ठीक है। या तो उसके पीछे यूनिट लगाओ, कई बार हम ज़्यादातर बच्चों से पूछते हैं कि बताइए Mg2 पॉजिटिव आयन जो है इस पे चार्ज कितना है, बच्चे फटाक से आंसर देते हैं कितना 2, तो 2 क्या, 2 के आगे यूनिट भी तो बताइए, तो बच्चे क्या बताएंगे, कुलाम बताएंगे अगर चार्ज के हिसाब से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि 2 कुलाम तो चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि इस पर तो 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाने से 1.6 × 10⁻19 कुलाम चार्ज आएगा, तो 2 के जाने से कितना आएगा, 2 के लॉस करने से आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कुलाम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं, बट आप ध्यान रखना न्यूट्रॉन की खोज काफ़ी बाद में थी, उससे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था, और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी आ गया था, और रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं नींव रखी थी कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे चार्ज नहीं है और वो सेंटर पे लाई करता है, तो बाद में ये खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम साथ में पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारा कंप्लीट हो गया है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब पढ़ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक ने क्या किया, बम्बारी करवाई ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की थिन शीट ली, अल्फा पार्टिकल की उस पर बम्बारी करी। मान लीजिए ये जो शीट थी, ये थिन शीट थी किसकी, बेरिलियम की, और इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बारी करवाएगी। कौन से पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा पार्टिकल की जब बम्बारी करवाएगी तो यहां से जो रे निकली, उस रे के अंदर जो पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल कैसे थे, वो न्यूट्रल थे, पर उसका मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल था, क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था, मास था वो प्रोटॉन के इक्वल था, या हम कहें प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, पर इस पर कोई चार्ज नहीं था। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल जो निकला, इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम रख दिया गया क्या, न्यूट्रॉन्स। क्या नाम रख दिया गया, न्यूट्रॉन्स। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन वाज इमिटेड, तो जैसे ही इस बेरिलियम थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारी करवाई गई, तो यहां से ऐसे पार्टिकल निकले जिनका मास जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन है किससे, प्रोटॉन से, और उन पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन्स, और उन पार्टिकल का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन्स। मैंने कल भी क्लास के अंदर बताया था कि जब किसी को देखना हो कि किससे मिलकर बनाओ, उसको तोड़िए, तो ये जो बेरिलियम है उस पर बम्बारी करवाई गई, तो यहाँ से जो पार्टिकल निकले यानी इन्हीं से कोई मिलकर बना हुआ था, और ये पार्टिकल जो थे वो न्यूट्रल थे, और उनका मास स्लाइटली ग्रेटर देन था किससे, प्रोटॉन से, और इन पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।